सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पर। आप लोगों का प्यार मिला ही इस सीरीज को कम समय में चैप्टर को कवर करना है और भी शेयरिंग होना चाहिए यार, लाइक होना चाहिए ताकि मुझे और एनर्जी मिले। साथ में मैं क्वेश्चन बैंक भी देने वाला हूं, टेंशन मत लेना। थोड़ी सी मेरी तबियत खराब हुई थी इसलिए मैंने कुछ कंटेंट को कम किया गया था। क्वेश्चन बैंक के नियर अबाउटली 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 10वां चैप्टर चालू है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके भी क्वेश्चन दूंगा। टेंशन मत लेना, सब धीमे धीमे चीजें मिलेंगे। तो चलो बच्चों, कम समय है इसलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन शेयर तो होना चाहिए और लाइक भी होना चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले कम समय में चैप्टर कंप्लीट करने का आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर है, हर पॉइंट कवर करूंगा इसमें। देखो पहले फ्लूइड क्या होता है, जो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो, जैसे कि हम लोगों ने हमारे स्टाइल पे यहां पे या टेबल पे पानी डालो तो वो फ्लो होता है, तो इसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। इसमें आइडियल फ्लूइड और सिंपल फ्लूइड की बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड में हमेशा इट इज इनकॉम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, इनकॉम्प्रेसिबल है। फास्ट ये फ्लो हो सकता है इरेशनल, ठीक है। इट इज अ नॉन विस्कस है भैया, और इट इज फ्लो इन स्टडी, मतलब भैया हर पार्टिकल जो भी फ्लो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, ये इसका मतलब होता है। सिंपल सिंपल चीजें दी वाली इसमें, ठीक है। यहां पे इंक्रोबल डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इरेशनल नंबर मतलब सभी स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। ये चार इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब तैयार, डिफॉर्मेशन मतलब उसका शेप और साइज चेंज होना चाहिए, ठीक है। दे डू नॉट अपोज, अपोज करता है क्या डिफॉर्मेशन से? नहीं, दे गेट द परमानेंटली डिफॉर्म होता है वो, ठीक है। दे हैव एबिलिटी फ्लो, इसकी एबिलिटी फ्लो होने की होती है। दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप और साइज, इसके कंटेनर में जिसमें ग्लास में डालो तो ग्लास जैसे शेप बनेगा, ठीक है, जिसमें डालोगे वैसा शेप बनेगा। नेक्स्ट में यह फ्लूइड रेस्ट, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है कि जिस ब्रांच में विच डील विथ प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो रेस्ट में हो, इसी को हम लोग फ्लूइड्स ऑफ रेस्ट कहते हैं। ओके, सिंपल है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? देखो कोई भी सब्सटेंस मेडअप ऑफ द मॉलिक्यूल से बना वाला है, और दो मॉलिक्यूल्स का जो इसमें पेन में दो मॉलिक्यूल्स है, अगर इसका इंटरेक्शन हो, अट्रैक्शन हो, है ना, इसी को या अट्रैक्ट हो टू ईच अदर, इसी को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। कोई सी फोर्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्ट कर रहा हो तो कोई सी फोर्स, मतलब सेम सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूं, मार्कर की इंक अलग मॉलिक्यूल से भैया, बोर्ड का मॉलिक्यूल से अलग है, तो ऐसे दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अगर अट्रैक्ट कर रहे हो तो इसको एडिसिव फोर्स कहलाए। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मतलब भैया जैसे कि ये मॉलिक्यूल मैक्सिमम यहां से यहां तक ये अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसको रेंज कहेंगे भैया। स्फेरिकल मतलब भैया ये सेंटर मॉलिक्यूल से यहाँ के सब मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे स्फीयर बन रहा है तो सब तरफ से ऐसे, ठीक है। उसके बाद में सरफेस फिल्म, देखो वाटर के ऊपर कभी भी छोटे इंसेक्ट चल सकते हैं, क्यों चल सकते हैं भैया? सरफेस फिल्म मतलब ऊपर का जो लेयर होता है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते भैया, वो जो इंटरेक्शन करने वाली जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर की जो लेयर है भैया, उसी को सरफेस फिल्म कहते हैं। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं मुझे पता है भैया, लेकिन करे क्या, वन शॉट देखो इससे अच्छा, फिर नहीं तो, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? T इज इक्वल टू एफ बाई एल लिखना है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, बोथ द साइड जो भी होता है, ठीक है, इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका एसआई यूनिट आ सकता है भैया, एसआई यूनिट होगा फोर्स का न्यूटन, इसका होगा मीटर। इसके डायमेंशन आ सकते हैं, इसके ये होते हैं m1 L1 T-2 और लेंथ का L1 है तो L से L मर जाएगा, तो M1 L0 T-2, ये इसके एसआई यूनिट मिलेंगे। इसके बाद में रिलेशन देखेंगे भैया, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, रिलेशन बिटवीन निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन है भैया सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। गॉट इट? मैंने क्या किया भैया, एक यहाँ पे ऐसा एक पार्ट लिया जो कि यहाँ ओरिजिनल था, इसकी लेंथ है भैया L, कैपिटल L बोलूँ क्या? हाँ चलो ठीक है सर। यहाँ से इसको ये इधर अंदर वाटर की मॉलिक्यूल से समझो, इसके कारण क्या करता है, वाटर का जो सरफेस होता है भैया वो मिनिमाइज सरफेस करना था, मिनिमाइज कम सरफेस करना चाहता है, अपना एरिया कम करना चाहेगा, तो इसको खींच लेगा इधर और इधर से ऐसा फोर्स लगेगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया dx इतना। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे हमारे पास टेंशन का फार्मूला F बाई L भैया, तो F इज इक्वल टू T इंटू टॉइस L लिखूंगा। क्यों सर? क्योंकि भैया अपर और लोअर ऐसे दो फेसेस के लिए टॉइस L लिखा है मैंने। मुझे बताओ वर्क का फार्मूला क्या है भैया?
फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो रहा है, dx इतना अंदर आ रहा है वो, ठीक है। एक बात पकड़ रहे, तो ये हो गया, f की वैल्यू है मेरे पास यहां पे t, है ना, इसको लिखूंगा मैं यहां पे टॉइस L इंटू dx लिख सकता हूं। लेकिन भैया ये तो एरिया है, ये तो एरिया है ना, एरिया का फार्मूला 2 क्यों लिखा है भैया, देखो ना, लेंथ इंटू ब्रीथ ऐसे लिख सकता था, लेकिन 2 क्यों है, क्योंकि 2 यहां पे एरिया होगा बाहर का और अंदर का, इसीलिए भैया मैं T इंटू डी लिख सकता हूं। इसी को वर्क इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, जो वर्क कर रहा हूं ना यहाँ पे, मैं आप डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना नहीं तो बोलेंगे T इंटू डी या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू T, ये इनका रिलेशन बना दिया। सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट भैया हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसकी डिफाइन भी कैसे बनाते बता देता हूं मैं। कोई हमारे यहाँ पे जर्नल लिया वाला है, इसमें वाटर था, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब डाली, कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद यहाँ पे क्या हुआ भैया कि ये ऐसा कॉन्क्यो बोलते, कॉन्क्यो, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, ये देखो अलग मार्कर से कर रहा हूं थोड़ा सा, और ये सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का एक टेंजेंट निकालना। यहां पे जो एंगल होगा भैया उसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। द सॉलिड सरफेस और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे ये कॉन्वेक्स बने, तो ये सॉलिड इनसाइड लेना है, और ये यहां पे टेंजेंट करना है। तो यहां पे देखो ये एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल कहते हैं हम लोग इसको, और ये एब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, ये एब्ट्यूस एंगल है। तो ये इसी को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। शेप ऑफ मेनिस्कस, शेप कैसे तैयार होते हैं, तो जैसे कि मैं फटाफट आप लोगों को ज्यादा डिस्कशन न करते हुए बताने वाला हूं। देखो यहां पे हम लोगों ने ऐसा, यहां पे पानी लिया वाला है, समझो एक एग्जांपल बता रहा हूं, और यहां पे जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, देखो यहां पे एक प्योर लिक्विड एक कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे ये पोजीशन पे कांटेक्ट हुआ, यहां पे ये सॉलिड पार्ट है, ये लिक्विड है, दोनों के अगर ऐसे कांटेक्ट आता है तो वहां पे जो फोर्स होता है इसको कहते हैं भैया, उस फोर्स को एडिसिव फोर्स है, क्योंकि भैया ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉरी ये लिक्विड है, ठीक है। अब यहां पे पानी है, पानी के यहां पे आपको पता है कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, कम होता है। तो इसका जो कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स है भैया, ये, ठीक है, बात समझ में। इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा इन दोनों का, ये एडिसिव फोर्स, ये कोई सी फोर्स, इसका जो होगा ये। कभी भी ध्यान रखना भैया, जब भी हम लोग पानी का या सॉरी जो भी इसका शेप है, ये शेप निकालने में जो रिजल्टेंट दोनों का एडिसिव और कोई फोर्स का जो रिजल्टेंट मिलता है उसको परपेंडिकुलर निकालोगे, तो ये इसका परपेंडिकुलर ऐसे मिलेगा, ऐसा कुछ, तो इसीलिए हमारा ये सरफेस ऐसा मिल जाता है। तो ये भैया हमारा जो भी ये जो शेप मिल रहा है, यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे कौन क्यों सरफेस मिल रहा है, देखो ये ऐसे, ठीक है। ये रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर, इस रिजल्टेंट देखो ये एडिसिव फोर्स का फोर्स है, ये कोई सी फोर्स है, इसका रिजल्टेंट तो ये कॉनकेव मिल रहा। सेम टू सेम भैया, जैसे कि यही है, देखो यहां पे कंसीडर कर रहे कि ये हमारा यहां पे कांटेक्ट हो गया है सॉलिड और लिक्विड का, तो यहां पे ये हमारा होगा भैया, ये हमारा एडिसिव फोर्स है। आप समझो मैंने मर्क्यूरी ले ली, मर्क्यूरी लेने से क्या होगा भैया, ये मर्क्यूरी के पार्टिकल से समझो, तो मर्क्यूरी का ज्यादा ये होगा फोर्स यहां पे, कौन सा भैया, कोई सी फोर्स। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। देखो यहां पे ये दिख रहा था, यहां पे और भी ज्यादा निकलता, ठीक है, ये यहां पे है। तो इसका कहीं ना कहीं यहां पे हम लोगों को रिजल्टेंट जो है इधर मिलेगा, इधर ये रिजल्टेंट। आप बोलेंगे देखो रिजल्ट पहले इधर मिल रहा था, अब इधर क्यों मिल रहा, क्योंकि भैया ये फोर्स ज्यादा है, एडिसिव फोर्स है, तो इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कंसीडर करते हैं ऐसा, मतलब ये जो है ये सरफेस ऐसा मिल रहा है, ऐसा मतलब ऊपर से ऐसे ऐसे टेकड़ी जैसा, है ना। तो ये जो है भैया, तो ये यहां पे हम लोगों को कॉन्वेक्स सरफेस मिल रहा है, तो ये मर्क्यूरी में होता है, तो इसके कारण शेप बनते भैया, ठीक है ना। तो दूसरी बात है कि यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स और एडिसिव फोर्स का सब रिजल्ट इधर मिलता है, इसलिए पानी चिपकता है ऐसे,
जो क्लीन वाटर और क्लीन ग्लास रहा तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है यहाँ पे 0 मिलता है, ये पानी चिपक जाता है इसको ऐसा, है ना। तो ये हो गए हमारे शेप ऑफ लिक्विड, सॉरी शेप ऑफ मिनास्कस, शेप ऑफ लिक्विड ऑन द सॉलिड सरफेस के साथ शेप है, ये इसकी बात करते हैं अभी। ये समझ में आ गया भैया शेप ऑफ मिनास्कस क्यों होते तैयार ऐसे, 0 क्यों मिलता है, ये क्यों मिलता है, इसका रीजन है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, यहाँ पे सॉलिड लेना है, मतलब ये हमारा सॉलिड है पार्ट है, ठीक है, ये सॉलिड है, ओके। यहाँ पे वाटर के ड्रॉप है हमारे पास समझो, तो ये सरफेस टेंशन है T1 बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। हमारा बबल ऐसे ड्रॉप बन गया ऐसे, तो इसलिए इसका जो इसको T3 बोलेंगे और इसको T2 बोलेंगे, ठीक है। ये है हमारा सॉलिड, ये है भैया हमारा लिक्विड और ये है हमारा एयर। तो T1 जो सरफेस है ये सॉलिड लिक्विड का है, T3 लिक्विड और एयर का है, T2 है सॉलिड और एयर का है। बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि T2 इज इक्वल टू, ये दोनों यही कंपोनेंट है, इसलिए हम लोग देखो इसका अगर ये लिखते हैं तो T3 कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा था, पता है ना हम लोगों को। तो T1 प्लस ये T3 कॉस थीटा हो रहा है, तो इधर लाओ तो T2 माइनस T1 होगा, ये T3 कॉस थीटा। मुझे कॉस थीटा निकालना है तो क्या करोगे भैया, T2 माइनस T1 ये डिवाइड आएगा T3, ठीक है। इससे हम लोग नहीं क्या, ये स्प्रेड हो रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, एब्ट्यूस एंगल बना रहा है, निकाल सकते हैं। अगर केस नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे पहले T2 माइनस T1 ये रहा, तो ऑब्वियसली क्या होगा भैया, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अरे 100 में से 50 गए तो 50 रहेंगे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रहा तो ये एंगल बनेगा एक्यूट एंगल। और लग रहा भी है देखो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर यहाँ T2 ग्रेटर, देखो ये कितना ग्रेटर है, इसको हटा देता हूं, ग्रेटर दिख रहा है कि नहीं, ये T1 छोटा इससे। अगर यहाँ पे केस नंबर देखो, यहाँ पे ये एक्यूट एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है, छोटा एंगल बन रहा है। अगर हमने केस नंबर 2 में ले लिया कि T1 इज ग्रेटर दैन T2, T1 ग्रेटर है, मतलब ये जो है ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये ऐसा, ठीक है। ये देखो T3 यहां आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये T2 है और यहां पे देखो ये T1 बड़ा है, कितना बड़ा है, ये लिक्विड है समझो, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को एक बात समझ में आती है कि यहां हमारा आंसर निगेटिव, देखो यहां पे पॉजिटिव मिल रहा था, यहां पे निगेटिव आंसर मिल रहा है, आंसर निगेटिव, मतलब ये 180 के आसपास होगा, 90 से ग्रेटर, देखो ये 90 से बड़ा एब्ट्यूस एंगल मिलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम लोगे, T1 इज इक्वल टू T2 लोगे, तो ये स्प्रेड होगा पानी की तरह, सब तरफ स्प्रेड होगा। और एक फोर्थ कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन होती है कि यहाँ पे T2 माइनस T1 इज लेस दैन T3, तो इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये आपको बुक्स में पढ़ना है। तीनों केस हो गए भैया। फैक्टर इफेक्ट क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। सॉलिड लिक्विड का सरफेस कैसे है, नेचर कैसे है, नंबर 1। उसके बाद में भैया इंप्योरिटी कुछ ऐड करोगे, मतलब जैसे कि पानी में नमक डालना, पानी में नींबू डालना, है ना, तो ये इफेक्ट करता है उसके एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। और टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट भी टूटता है भैया, पता है, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात पढ़ने वाले सर पे टेंशन 0 हो जाता है वहां पे। तो टेम्परेचर नंबर 1 है भैया, नेचर कैसा है, नंबर 2 यहां पे इंप्योरिटी बोलो इसको, कुछ ऐड करना, मतलब क्या है, इंप्योरिटी ऐड करना। और तीसरी चीज है टेम्परेचर। इन चीजों से हमारा अफेक्ट करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ड्रॉप एंड बबल, इसकी बात करते हैं। एक्सेस ऑफ प्रेशर या लैपलास लॉ बोल के आपके क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर सवाल दिए हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। फास्ट हो रहा है सर, हाँ फास्ट होने वाला भैया, जानबूझकर ही 15 मिनट में खत्म करने का कोशिश करने वाला। देखो पहले ये था हमारा सरफेस, उसका जो रेडियस था r, बाद में उसको बढ़ा के ऐसा बढ़ा दिया मैंने, उसको डेल r बोलूंगा मैं। तो पहला जो एरिया था वो था 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर है ना भैया, स्फीयर। दूसरा जो एरिया इसको A2 बोलते हैं, 4 पाई, ये पहला रेडियस है भैया r, दूसरा है डेल r, उसका स्क्वायर करो तो 4 पाई, इसको a प्लस बी के फॉर्म में सॉल्व करो, r स्क्वायर टॉइस r इंटू डेल r प्लस डेल r का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है ना भैया, ठीक है ना। तो A2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, दूसरा होगा 4 टू 8 पाई r डेल r, और ये होगा 4 पाई डेल r स्क्वायर। भैया ये पॉसिबल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वेरी स्मॉल रेडियस बढ़ रहा है। जैसे कि रेडियस बढ़ गया समझो 0.01, मतलब इसको 10⁻⁻3, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो -6, मतलब वो निग्लिजिबल होगा। तो इसलिए इस टर्म को खाना है हम लोगों को, तो A2 मिल रहा है
सर भूख लगी है क्या? हाँ भैया, 8 पाई आर डी आर, समझे? ओके, हम लोगों को अभी चेंज इन एरिया निकालेंगे। चेंज इन एरिया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है भैया? 4 पाई आर स्क्वायर, ये 8 पाई आर डेल आर, माइनस इनिशियल भी है 4 पाई आर स्क्वायर, ये मर गया भैया। तो चेंज इन एरिया मेरे पास है 8 पाई आर इंटू डी आर। कोई टेंशन है भैया? चेंज इन एरिया मिला आप लोगों को। मुझे लगता है कि हर बच्चों को ये कहानी समझ में आती होगी, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और मुझे वर्क निकालना है तो टी इंटू डी ए, तो ये टी डी ए की वैल्यू है 8 पाई आर इंटू डी आर। कोई शक है भैया? एक्चुअली वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। कितना है भैया? डेल आर है। चलो, फोर्स मतलब क्या होता है? एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फार्मूला भैया प्रेशर का। लेकिन यहां पे प्रेशर चेंज है तो पी आई माइनस पी करूंगा मैं एफ बाय ए, तो एफ निकालना है तो पी आई पी ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। इधर उधर किधर लिख रहे हो सर? हाँ, क्या करेंगे यार। चलो, तो ये मिला है मुझे पी आई माइनस पी, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। ये मुझे मिला वर्क की वैल्यू इसमें पुटअप करने जा रहा हूं। ध्यान देना भैया लोग, सभी लोगों को यहां पे वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं मैं। पी आई माइनस पी 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर, ठीक है, डेल आर इज इक्वल टू, ये लिखना है टी 8 पाई आर, ठीक है ना, डी आर। सही है भैया? यार डेल आर बोलना है उसको यार। हाँ, डेल आर बोलना है, डेल आर बोल दो। डी आर बोलने से डेल आर, क्योंकि हम लोग डेल आर लिख रहे हैं ना। चलो, क्या होने जा रहा है? मुझे एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है माइनस पी। चलो, तो यहाँ पे पाई से पाई को मार दो। इस आर स्क्वायर था क्या? ओनली आर था, एक आर मर गया, डेल आर से डेल आर मर गया, बाकी रहा 2 जा मतलब 2t बाय आर। ये इक्वेशन मिला। लेकिन भैया अगर इसी के जगह पे, ड्रॉप के जगह पे अगर बबल होता तो दो फेस बबल हो गया डबल बोल के मैं इसको चिपका रहा हूं यहां पे, ये 2 के जगह पे 4t बाय आर, क्योंकि डबल होता है। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये था सिंपल आपका एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालने का तरीका, ठीक है, सिंपल। अभी कैपिलरी देखेंगे, ये हो गया पूरे के पूरे पॉइंट कवर। पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब मतलब क्या होता है? कैपिलरी राइज और फॉल होना। जैसे कि कुछ लिक्विड में डालो तो वाटर ऊपर जाता है, कभी फॉल होता है। कौन से लिक्विड में सर? देखो, पानी में डालो तो पानी ऊपर जाता है, ठीक है, राइज हो रहा है। लेकिन मर्क्यूरी में डालोगे ना तो वो फॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी एक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक मुझे आप लोगों को है ना हाइट निकाल के देना है, सिंपल। तो आपके सामने अभी अभी मैंने प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर लिखा था, पी आई पी इज इक्वल टू टॉइस टी बाय आर। याद है? स्मॉल आर या कैपिटल आर जो भी आपने लिखा होगा, ठीक, कैपिटल आर लिखेंगे, रेडियस। तो इसके लिए मैंने क्या लिख सकता हूं? एच रो जी, पता है ना प्रेशर का फार्मूला, एच रो जी इज इक्वल टू टॉइस टी। ये कैपिटल जो आर है ना भैया, तो हम लोग लिख सकते हैं आर बाय कॉस थीटा। यार कैपिटल आर ये पता होना चाहिए ना आप लोगों को, सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। तो ये आर ऊपर था कॉस थीटा, समझ में आ रहा है आपको? मुझे हाइट निकालने तो क्या करूंगा? टी 2t कॉस थीटा, है ना, ये आर रो जी, ये होगा हाइट। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं टेंशन निकालो सर, निकाल सकते, टी यही रहने दो। देखो एच रो जी आर डबल हो गया कि ये, ठीक है, ओके। देखो ये इधर आ गया, तो मुझे टी निकालना है तो 2 cos थीटा। इससे आप लोग कैपिलरी का टेंशन, हाइट, ये कुछ भी निकाल सकते हो शॉर्टकट में, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है, इसके बारे में, ओके। आपको इसका फोर्स के कंपोनेंट रिजॉल्व करके दूसरी एक मेथड से, उससे भी आप लोग सेम फार्मूला निकाल सकते हो। हम लोग अभी पढ़ रहे भैया कि यहां पे कुछ टर्म्स है आपकी बुक्स में, मैं आप लोगों को पढ़ा के बता देता हूं क्या क्या बताना है। फ्लो लाइन, स्टेडी फ्लो, है ना। टर्बुलेंस मतलब क्या? इधर उधर पार्टिकल चले जाना, जैसे कि बाढ़ आती ना तो उसको टर्बुलेंस फ्लो बोलते हैं, है ना। स्टेडी फ्लो मतलब सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को डिफाइन पढ़ के लेना है। क्रिटिकल वेलोसिटी है रेनॉल्ड्स नंबर भैया, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो में जब कन्वर्ट हो जाती है पार्टिकल की वो वेलोसिटी, तब हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला VC इज इक्वल टू आर ईटा रो डी।
ये कौन है? रेनॉल्ड नंबर। ये प्योर नंबर है इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी एमसीक्यू आ सकता है। ये कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी भैया, ठीक है, बता दूंगा विस्कोसिटी के बारे में, डेंसिटी और रो, ठीक है। तो विस्कोसिटी में इसको विस्कस फोर्स रहा, तो देखो पानी बाढ़ आ रही है, तो नहीं क्या होता है, दो रिवर के एजेस है ना, वहां पे वेलोसिटी कम होती है पानी के पार्टिकल्स के, और बीच वाली की ज्यादा फ्लो होती है, इसको विस्कस फ्लो कहते हैं। नॉन विस्कस रहे तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी, जो भी ये पानी, सब सेम फ्लो होता है, ठीक है। यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा एक पढ़ना है विस्कस फोर्स में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया और वेलोसिटी के ग्रेडियंट पे डिपेंड है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है, पता है ना आप लोगों को। तो इसको अगर एफ इज इक्वल टू कर दूं तो यहाँ पे कांस्टेंट ईटा लिखोगे, इसी को कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, इज द एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। मुझे ये निकालना है, तो एफ ये सब डिवाइड आ रहा है भैया, तो dv बाय dx, तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं भैया, ये न्यूटन होता है, ये मीटर स्क्वायर है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर को मरवा दो, ये न्यूटन, ये सेकंड डिवाइड का डिवाइड इसलिए ऊपर गया, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। इससे हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, m1 L1 t-2, ये टाइम का t1 है भैया, ये मीटर L2 है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो m1 L-1 t-1 ये हम लोगों को मिल रहे, ठीक है। तो ये चीजें सिंपल पता होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी अभी पढ़ा, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ जो है भैया, तो ये विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब क्या है, हम लोग किसी लिक्विड में एक स्पीयर को डाल रहे तो इसका रेडियस होगा, इसका ये विस्कस फोर्स होगा। देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे, आपकी इसमें डायग्राम निकाली वाली देख लेना, ठीक है। तो इसमें जब भी नीचे आता है तो ये रेडियस पे डिपेंड रहता है। उसके बाद में इसकी टर्मिनल, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये इसका गाढ़ापन कितना है। विस्कोसिटी मतलब कोई लिक्विड का गाढ़ापन कितना है, जैसे कि पानी, और आप लोग हनी भी लेते हो, तो देखो पानी में कोई स्पीयर डालोगे तो डायरेक्ट जाता है, ज्यादा अपोज नहीं होता, लेकिन वही हनी में क्योंकि गाढ़ापन ज्यादा है ना उसका, तो इसके ऊपर डिपेंड है। और 6 पाई ये इसका कांस्टेंट है भैया, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये होगा आपका स्टोक्स लॉ। टर्मिनल वेलोसिटी भैया, ये टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, जैसे कि कोई इसमें डाल रहा हूं मैं, तो इसके यहाँ पे पानी है समझो, इसमें एक ऐसे यहाँ पे स्पीयर डाल रहा हूं अंदर, तो इसको वेट होगा नीचे mg, ऊपर एक फोर्स लगता भैया, उसको कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, और दूसरा जो होता है ये विस्कस फोर्स। ऐसे दो फोर्सेस लगते हैं ऊपर, तो बैलेंस कर रहा है। तो वेट जो है भैया, ये इसको बैलेंस कर रहा है दोनों फोर्स को, तो इसलिए mg लिखा, विस्कस फोर्स। अब mg मतलब क्या है ये भी पता होना चाहिए कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास निकालने तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है भैया स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है, करेक्ट है ये। तो मैं यहां पे डाल सकता हूं, देखो 4/3 पाई आर क्यूब रो, और ये जी है ना। अब थ्रस्ट फोर्स अभी तो मैंने निकाला है 6 पाई ईटा आर वी, ये v इज द टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं इसको, ठीक है, प्लस ये सेम है, ठीक है। इसका मतलब खाली 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे रो के जगह पे सिग्मा जी इस्तेमाल करेंगे, बस इसको इधर ला लो और कैलकुलेशन कर लो यार। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये इधर ला लिया, माइनस होगा पाई आर क्यूब, है ना, सिग्मा जी, ये 6 पाई ईटा आर वी। तो मुझे लगता है 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन है, बचा है रो माइनस सिग्मा, और यहाँ पे मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो 6 पाई ईटा आर वी। मुझे लगता है कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, ये डिवाइड आने वाला 6 पाई ईटा आर, मुझे वी निकालना है। तो सोचा जाए तो ये 2 जा, ये 3 जा, तो ये हो गया भैया 2/9, समझे, ये 2 3 3 जा 9, यहाँ पे पाई आर क्यूब नहीं आर स्क्वेयर होगा, क्योंकि एक आर यहाँ से एक आर मरेगा, तो ये बचेगा, तो और क्या बचा, बाकी कुछ नहीं है ना। तो ये होगा जी, ये 9 है भैया और ये जी है, ध्यान देना है आपको, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बचा, एक पाई से ये भी पाई मर गया, बचा ईटा, ये हो गया भैया वेलोसिटी, कुछ
कम ज़्यादा हुआ तो माफ़ करना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये हो गया भैया कम समय में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। हर पॉइंट को टच किया मैंने, इसलिए शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, न्यू तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी इन योर फ्यूचर प्लान।